नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक दिन पहले ही बोला था कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और अब उसी उनकी इस अवसर की वाली बात पर अब एक बड़ा भर्ती निकलने वाली है और उस भर्ती में करीब 5,000 लोगों को मौका मिलेगा, जिसमें 5,000 पदों पर भर्ती होगी। आईबीपीएस ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए इसके लिए सरकार ने अनुमति दे दी है और इसके लिए सहकारिता विभाग ने जो उसकी संस्थाओं है उसके लिए उससे ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें, करीब 5,000 जो पोस्ट है उसके लिए भर्ती निकलेगी और इन सहकारिता विभाग में जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेटिव बैंक हो या 50 जिला सहकारी बैंक हो या जो सहकारिता निर्माण संघ है, उसमें भी जो पद खाली है उसको लेकर के ब्यौरा तलब किया गया और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो रोजगार की आस लगाए बैठे हैं युवा, जो तमाम अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही बोला था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भर्ती की जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, जिसको लेकर के आप सहकारिता विभाग ने ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं अपने विभाग में जारी किया है, जिसके बाद ब्यौरा तलब किया गया है। तमाम ऐसी जगह है और ये बताया जा रहा है कि करीब 50 जो जिला सहकारी बैंक है, करीब वहीं पर 2200 रिक्त पद है, जिसके बाद इस तरीके की बातें निकल करके आई हैं। अगर कुल टोटल पद की बात की जाए, जो वेतन दैनिक वेतन के हिसाब से, तो करीब 12,500 ऐसे पद हैं जिस पर ये भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार रोजगार के अवसर के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है। जल्द ही वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से सहकारिता विभाग को अनुमति दे दी है। तो कहीं ना कहीं युवाओं जो नौकरी की तलाश में इंतजार कर रहे थे, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। और अगर जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन निकलता है तो कहीं ना कहीं जो इतने बड़े पद पर, क्योंकि 5,000 पद पर अगर भर्ती होगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा युवाओं को एक बड़ा बेहतर मौका मिलेगा। तो इसलिए उन तमाम युवाओं के लिहाज से एक बेहतर मौका होगा जो चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द नौकरी लगे। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद से करीब 30 किलोमीटर दूर तिलमई खेड़ा सांडी जनपद क्षेत्र में यहाँ पर बाढ़ को लेकर, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पूछे पूछे बाढ़ में मकई की फसल पूरी जो डूबी हुई है। और यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि इसी के सामने राहत केंद्र बनाया गया है। उस राहत केंद्र यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दवाई वगैरह है, यहाँ दवाई भी वितरित की जा रही है। देखिए, ये यहाँ पर दवाई वगैरह जो रखी है, ये चाहे ये सब वितरित हो रही है। सीधे चैनल लाइव दिखला रहा है वहाँ पर दर्शकों को। और हमारे साथ देखिए एसडीएम सर भी बैठे हुए हैं। सर, अगर ये हमारे साथ यहाँ के एसडीएम सर हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो तिलमई खेड़ा गांव में बाढ़ को लेकर, यहाँ अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो स्टीमर से आए हैं। यहाँ जो सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और यहाँ पर इसके से क्या करना है सर? बाढ़ क्षेत्र में जितने लोग, सर पहले तो आप नाम मेरा नाम मेरा और हमारे क्षेत्र में जितनी बाढ़ प्रभावित है, उनमें लगातार हमारी टीमें राहत का काम कर रही है। और यहाँ भी आप देखें, तिलमई खेड़ा में ये सेंट्रल कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर कैंप में हमारे खाने की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, जो रहने वाले हैं उनको प्रॉपर भोजन की व्यवस्था और सारी जनरेटर लाइट के लिए जनरेटर भी है। और हमारे लगातार मेडिकल टीमें भी यहाँ पे रहती हैं। पशुओं के लिए मेडिकल टीम आपके साथ लगी हुई है और सारी राहत भी साथ लगे हुए। हमारी टीम जो है 24 आवर लगातार। सर, यहाँ पर जो पानी वगैरह है बाढ़ का रोड के ऊपर काफी चल रहा है, तो यहाँ करीब हम खुद स्टीमर से आए हैं, तो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर तक ये लोग सर कैसे क्या? ये इसके लिए हमने आपने देखा होगा तो स्टीमर वाली दो लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत जाती है, तो आवागमन में कोई दिक्कत। अगर हमारे साथ अगर आप पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बाढ़ से तमाम इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। और जिस तरीके से आपकी टीम और आप खुद इस वक्त मौके पर लोगों के राहत के लिए जुटे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो राहत कैंप बनाए गए हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर इस राहत कैंप में लोग शरण लिए हुए हैं, पहला है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है,
कल एक तस्वीर हमने दिखाई थी हरदोई से, आदर्श ने दिखाई थी कि वहां पर तमाम लोग, जो गांव में जलमग्न हो चुका था, करीब 1 से 1.5 फीट पानी वहां पहुंचा हुआ था, वहां पर इस तरीके के लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर के क्या विशेष कदम आपके द्वारा उठाए गए? हमारे यहाँ जो ये प्यार चल रहा है कलमई खेड़ा में, यहाँ करीब 200 लोग हैं, बाढ़ से और सभी को कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से जैसे ही पानी इनके काम में आता है, इनको यहाँ से स्थापित करके हमने यहाँ किया। सुबह नाश्ते की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था और राहत के लिए की गई है। और लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह के बात दिक्कत ना हो। और आवागमन के लिए हमने स्कूटर लगाए हुए हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ कोई इस तरह की कोई जैसे ही सूचना मिलती है तो तत्काल हम लोग वहाँ पर जाकर के प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। एक तालेपुरा गाँव पड़ता है, वहाँ पर कल मैं गया था, तो वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी जहाँ पर कोई राहत सामग्री की जी तालेपुरा। आज उसको हम लोकल को देते हैं। वहाँ पर सर कोई दवाई की व्यवस्था थी और कोई राहत सामग्री की वहाँ पर दी गई नहीं, सर मैं वहीं पर गया था सर। तालेपुर गाँव। जी जी। और सर यहाँ सर कुछ पूछना चाहते हो? सर यही एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में लोग रहते हैं और इस तरीके से अगर पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो जाता है कहीं ना, क्योंकि देखिए आपके प्रयास बेहतर और इतना आसान नहीं होता कि उस जगह तक सभी को सभी तरीके की सारी राहत एक दिन में मुहैया कराई जा सके। लेकिन जिस तरीके से तत्परता के साथ आप तमाम जगहों पर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि आप एसडीएम भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए क्या कोई टीम भी आपने कोई गठित कर रखी है? क्योंकि हर जगह पहुंच पाना, हर जगह एक अधिकारी का पहुंच पाना आसान नहीं होता, तो क्या इसके लिए कोई आपने टीम भी गठित कर रखी है? इसकी प्रॉपर टीमें हैं हमारी, लगातार हमारे क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व और जहाँ जैसा कि आपने गांव का नाम बताया वहाँ भी ऐसा निश्चित रूप से हमारे लेखपाल गए और मैं इसको दिखवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी गांव कोई प्रभावित हो और गांवों में सहायता नहीं। नहीं बिल्कुल सर, कल जब ये रिपोर्ट कर रहे थे, लाइव रिपोर्ट 12 ही बजे का समय था और उस वक्त वहां कर गांव के जो ग्राम निवासी थे वो उस तरीके की बातें कर रहे थे। हो सकता हो कुछ देरी में पहुंचा हो या हो सकता हो कुछ लोगों तक ना पहुंच पाए हो, इस वजह से भी ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अपनी तरीके से बेहतर कदम उठाने की बात जरूर कर रही है और आप भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार फील्ड में उतर रहे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर उसका निर्वहन वो सही तरीके से कर रहा है तो सवाल खड़े करना अलग बात होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उन तक राहत की सामग्री पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया हो सकता हो जब हम लाइव कर रहे हो उस वक्त ना पहुंच पाई हो। तो इसके लिए ही हमने पूछा कि क्या कोई टीम और भी गठित की गई है, जो क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है। पूरी लगातार टीमें कार्य कर रही हैं, फील्ड में लगातार जा रही हैं और जहाँ भी जिस गांव जो गांव प्रभावित होता है तत्काल उसको हम टेकअप करके जहाँ जहाँ जो जो व्यवस्था करनी होती है उनको हम सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए आप लोगों से ही उम्मीद है तमाम जनता को, जो लोग इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं, और अगर आप फील्ड पर हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करें तो अपने आप में बेहतर बात है। क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी दिखाई जाती है कि जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं मस्त नजर आते हैं अपने आप में, लेकिन अगर आप फील्ड पर उतरे हुए हैं तो बिल्कुल काबिले तारीफ है और आप जैसे अधिकारियों की ही जरूरत है इस प्रदेश को। क्योंकि सीएम योगी ने भी लगातार प्रभारी मंत्रियों से भी इस बात की उनको निर्देशित किया था कि जाएं अपने अपने प्रभारी जिले में और वहां पर जाकर के बाढ़ के हालात का जायजा लें। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से लोगों की समस्याओं के लिए अगर आप फील्ड पर तैनात रहेंगे तो शायद उनको कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश कौन सी बड़ी, बताइए जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि इस समय पूरा सिद्धार्थनगर जिला जो है चोरों के आतंक से भयभीत है। एक मिनट रुकिए, आदर्श कुछ कह रहे हैं, बताइए आदर्श। अगर हम बताना चाहेंगे, हम आपको दिखलाना भी चाहेंगे। देखिए राहत सामग्री यहाँ जो एसडीएम साहब देखिए कंटिन्यू बढ़ रही है। हम सीधे लाइव तस्वीरें चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। राहत सामग्री है, एक मिनट देखिए ये राहत, देखिए इस डब्बे में राहत सामग्री यहाँ बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। और ये सीधे तस्वीरें हमने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं और ये देखिए पूरी भीड़ लगी है और इसको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पर ये दवाएं भी हैं। अखंड जी देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर्स भी हैं
जो यहाँ ग्रामीणों के लिए दवा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सीधे सीधे लाइव तस्वीर हम आपको और हमको दिखाना आपको चाहेंगे। और इसी राहत केंद्र के पीछे देखें, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र देखिए, ये देखिए ये पूरा ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये मक्का की फसल पूरी डूब चुकी है यहाँ पर है। ये धान की फसल डूबी भैया यहाँ, ये कितनी क्या फसल है यहाँ नष्ट है। तो यहाँ पर जो है कई हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है बिल्कुल। ये सब पानी भरा हुआ है, यहाँ की रोडें वगैरह सब कट चुकी है। तो यहाँ एसडीएम से पहुंचे, यहाँ पर राहत सामग्री भी लगी हुई है। और यहाँ पर जो है और हमारे कुछ भाई लोग उनसे थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। आदर्श, सर बिल्कुल आदर्श, समय की कमी, आप सर ये रिपोर्ट करिएगा, पूरी रिपोर्ट बना के इस पे पूरी खबर कीजिए और केवल बताइएगा। 2 मिनट, 2 मिनट बताइए बताइए आदर्श, बताइए। केवल 2 मिनट हमारे हमारे साथ मतलब यहाँ पे ये जो राहत सामग्री बदल के लिए क्या करेंगे, राहत सामग्री देखो बहुत अच्छी क्योंकि व्यवस्था यहाँ है। के हम सभी लोग अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था है, बिस्तरों की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है। अगर लाइट नहीं हो तो व्यवस्था है, जनरेटर चलते हैं बराबर। और जो है सुबह में चाय, समोसा, नाश्ता ये सब मिलता है सभी लोगों को। और दोपहर के 11 बजे खाना मिलता है और उसके बाद शाम को 4 बजे फिर खाना मिलता है। शासन द्वारा बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। स्टीमर दो स्टीमर चल रहा है, नाव चल रही है आवागमन के लिए और मेडिकल के लिए, पशुओं के जहाँ पे पशु रोके गए हैं उधर से दूसरे गांव से चुन्नी प्रवाह और मलवा सुरेलपुर जो प्रभावित है वहां से जो जानवर लाए गए हैं उनके लिए भूसे की व्यवस्था है और चारे की व्यवस्था है। तो इधर यहाँ देखिए। यहाँ प्रशासन की एक मांग की गई, यहाँ पर प्रशासन ने 2 स्टीमर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं एक सबसे अच्छी खबर है यहाँ पर। और यहाँ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की जो सुविधाएं की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल अखंड। आदर्श है, यही होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी परेशानी का सबब उन तमाम ग्रामवासियों की है, निवासियों के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। और अगर इस तरीके से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा और उनके पास मूलभूत सुविधाओं, कहते हैं कि बेसिक नीड अगर नहीं पहुंच पाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत है। अगर काम कर रहा है तो अपने आप हिसाब लेता रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जानकारी के लिए आदर्श। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थ नगर से, बताएं। जी बिल्कुल, मैं अखंड बता दूं कि इस समय पूरा सिद्धार्थनगर जिला जो है चोरों के आतंक से भयभीत है। कुछ दिन पहले ड्रोन का मामला सामने आया, जहां लोग परेशान थे, दिन के दिन रात के रात जागते रहे। अब ड्रोन का मामला खत्म हुआ तो इस समय चोरी का इतना अधिक जो है तांडव मचा हुआ है कि पूरे गांव के गांव जो है पूरी रात जो है जाग करके गांव की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है कि जिससे जो चोरों का आतंक है कम से कम समाप्त हो जाए। ये सबसे बड़ी जो है घटना माना जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि समय जो त्रिलोकपुर थाना है उस थाने में सबसे अधिक चोरियां हुई हैं। एक एक गांव में 4-4, 5-5 चोरियां तक का मामला सामने आया है। तो ब्रजेश, अगर एक गांव में इतनी बड़ी तादाद में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या उस थाने से जो संबंधित पुलिस कर्मी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? अगर बड़ी तादाद में चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद पर जो ग्रामवासी हैं वो खुद नजर बनाए हुए निगरानी कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, घरों में चोरी ना हो, तो क्या पुलिस लोग हैं, क्या वो सोचते हैं क्या इस तरह की घटनाएं लगातार वहां पर हो रही है? तो क्या पूरे के पूरे एक ही थाने में, जो आप लोग थाना बता रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई संबंधित अधिकारी या संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? देखिए अखंड, हम आपको बता दें कि पुलिस जो है सिर्फ यही करती है कि चोरी हुआ मौके पर पहुंचे, लेकिन आज तक हम आपको बता रहे हैं किसी भी चोरी का जो है खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। सिर्फ दावे करती है, पुलिस निगरानी कर रही है, पुलिस समय से पहुंच रही है, सिर्फ यही एक दावा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो जितने भी चोरी हुए किसी भी चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब उसपे पुलिस किस हिसाब से काम कर रही, कैसे निगरानी कर रही है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी। अच्छा ब्रजेश, एक आंकड़ों में अगर बात बताइए, लोग थाने की बात कर ली जाए, कितने दिनों में कितनी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, कुछ कितने दिनों में दिया गया है? क्योंकि ये भी हमारे आज दर्शक देखिए कि अगर एक इतनी बड़ी तादाद में गांव में, एक पूरे एक थाना क्षेत्र में इस तरीके की घटना और कुछ दिनों में होती है, क्या आंकड़े इस तरह, ये भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ब्रजेश, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, ब्रिजेश बाद में जुड़ेंगे। आज जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, आज सीएम योगी का दौरा और
सीएम योगी के दौरे से पहले तमाम अधिकारी वहां पर अलर्ट थे। इस सरस्वती शिशु मंदिर में सीएम योगी पहुंच रहे हैं। जरा बताइए डिटेल हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, अखंड अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से ये प्रस्तावित दौरा है, फिलहाल ये भी बता दें कि बस्ती में जो है जो सरस्वती विद्या मंदिर है उसका एक विद्यालय ऑलरेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दूसरा विद्यालय है, क्योंकि ये विद्यालय जो स्नातक है इस विद्यालय को ले जाना जो सरस्वती विद्या मंदिर को ले जाना चाहते हैं। फिलहाल आपको एक चीज खास बता दें कि हो सकता हो कि शायद ये भी हवाले से खबर भी सूत्रों से खबर मिलती हुई नजर भी आ रही है कि हो सकता हो इस विद्यालय को सैनिक विद्यालय भी घोषित कर दिया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं जो है सुनने में आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:55 पे जो है बस्ती पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल के पास गए, वहां पे जाकर उन्होंने शिलान्यास भी किया, भूमि पूजन भी किया, साथ में वहां पे जो जनता थी, जो छात्र थे, जो छात्राएं हैं, जो उनके अभिभावक है, उन सब लोगों के साथ उन्होंने वहां पे एक उद्बोधन भी किया। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से 12:05 पे वो यहाँ से जो है गोरखपुर के लिए रवाना हुए। फिलहाल आपको बता दें कि अखंड लगातार उनकी सुरक्षा के लिए जो व्यापक इंतजाम है वो भी किए गए, लेकिन सवाल निशान ये भी खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही रोडों को बनाया जाता है, क्या उससे पहले ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि लगातार ये सवाल हम नहीं है, लगातार हर जिले की बात है कि जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसको देखने के बाद इस तरह की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती आने के बाद में जो ये सौगात यहाँ पे बस्ती में दी गई है सरस्वती विद्या मंदिर की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात और बच्चों को इससे काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि एक बड़ी सौगात बस्ती के जिले के लिए है, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पर अगर वहां पर एक विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, शिलान्यास किया गया, तो कहीं ना कहीं उन तमाम छात्र और छात्राओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आज नींव रखी गई है। सबसे बड़ी बात है लेकिन एक आपने सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी जब एक सीएम पहुंचता है और उसके बाद भी अगर अव्यवस्था देखने को मिलती है तो दोषी कौन है? क्या वहां पर पहुंचने के बाद क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? प्रोटोकॉल होता है सीएम का, और उसके बाद अगर इस तरीके से खामियां रह जाती है, कमियां रह जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उनको नहीं समझ में आना चाहिए कि अगर सीएम पहुंच रहे तो उसके लिए जो भी जरूरी व्यवस्था है उसको पहले कर लिया जाए, उसके बाद करने का क्या मतलब है? देखिए जिस तरीके से एज अ प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, क्या प्रोटोकॉल को देखते हुए इस तरह से इंतजाम किया जाता है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके आगमन पे या कोई भी वीआईपी अगर आता है तो उनके आने के बाद इस तरह के रोडों पे पैचिंग की जाती है, प्रॉपर व्यवस्था की जाती है, यहाँ तक कि साफ सफाई की जाती है। अखंड में आपको बता दें कि वो ऐसी जगह पे है जिस तरह से चारों तरफ से खेत है और उसके बीच में जिस तरह से स्थान है वहां पे, और उस रोड को चकाचौंध बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता वहां से भी आती जाती है। और जो अधिकारी है या जो वहाँ के जो भी उच्च विद्या अधिकारी, उनको ये चीजें को सोचना चाहिए कि जनता के लिए भी उस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की रही है। लेकिन खास तौर से अगर कहा जाए ऐसा प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल के तहत जिले के जो अधिकारी है मुख्यमंत्री के आने के बाद उनको इस तरह की व्यवस्था ही या तो मजबूरी कहें या कहें उनके आवभगत में इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये देखिए आवभगत होना की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप पहले से ही पूरी व्यवस्था को सही बना लेते हैं तो इस तरीके की आपको भी दिक्कतें नहीं आएंगी और प्रोटोकॉल में किसी तरह कमी भी नहीं आएगी। कारण क्या है? क्या सीएम अगर उस रोड से गुजरेंगे या सीएम जहां से गुजरेंगे वहीं की चीजें सही होंगी? जो जनता वहां से रोज गुजरती है उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए आपको। तो कम से कम सीएम लगातार विकास की बात करते हैं और गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, तो इससे कहीं अछूता नहीं रह जाना चाहिए अधिकारियों को कि केवल अगर मुख्यमंत्री पहुंच रहे तो उनके लिए चीजों को बंदोबस्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आम जनमानस है, जो लोग लगातार या रोज वहां से गुजरते हैं, उनके लिए भी कम से कम सोचना चाहिए। और जिस तरीके की तत्परता उन्होंने दिखाई है, इस तरीके की तत्परता जनता के लिए अगर दिखाते और वहां के विकास के लिए दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर? देखिए अखंड, मैं बता दूं रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 और 11 जो है रायबरेली पहुंच रहे हैं, और 10-11 दोनों दिन ये रायबरेली रहेंगे। इनका 2 दिवसीय जो दौरा है वो अगर बात करें तो बिहार की ज्यादातर जो बोर्ड अधिकार यात्रा रही उसको उसके बाद अगर रायबरेली आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे जो है एक उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया है। और शेड्यूल क्या मैं आपको बता दूं, 10 तारीख को राहुल गांधी हरचंदपुर विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से बैठेंगे, उसके साथ बैठक करेंगे, और कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर के जो अभियान राहुल गांधी चला रहे, नेता प्रतिपक्ष चला रहे, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। और एक सिविल लाइन के स्थित एक गोरा बाजार चौराहा है, वहां पे अशोक स्तंभ है, उसका जो है लोकार्पण करना है। और उसके बाद जो है ये रात विश्राम एनटीपीसी ऊंचाहार गेस्ट हाउस में करेंगे। उसके बाद 11 तारीख को दिशा की मीटिंग। अब दिशा की मीटिंग में विकास की चर्चा होती है, लेकिन मैं आपको और अपने आईबीसी के दर्शक को अवगत करा दूं कि
ये नेता प्रतिपक्ष वही हैं जो अभी 2 दिन पहले IBC 24 ने एक अपने यहाँ एक ऑन कॉल रिपोर्टर हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें हम लोगों ने एक खबर दिखाई है। एक कॉल आई थी और ये मैनूपुर ग्राम सभा है। अखंड आपको अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूं, मैनूपुर ग्राम सभा वो ग्राम सभा है जो पूरे देश में वोट बहिष्कार को लेकर एक तरफ इलेक्शन कमीशन डीएम के माध्यम से, आला अधिकारियों के माध्यम से 2024 लोकसभा में अनाउंसमेंट कर रहा था, वोट के लिए जागरूकता अभियान चला रहा था वोट डालने के लिए। जिले के आला अधिकारी जितने थे वो 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे थे, वोट जागरूकता अभियान की रैली कर रहे थे और बड़े स्तर पे की गई थी ये। और ये शासन प्रशासन हर जगह करता है, ऐसा नहीं, ये पूरे इंडिया में चला था अभियान। वहीं पे मैनूपुर ग्राम सभा रायबरेली सदर में आता है और ये लोकसभा में है और 8 किलोमीटर महज मुख्यालय से 8 किलोमीटर ये गांव है और ये पूरी ग्राम सभा है। और यहाँ पर बीते 25 सालों से रोड की वो हाल है, उसको लेकर के पूरे मैनूपुर ग्रामीण वासियों ने एक वोट बहिष्कार किया था और वोट बहिष्कार मतलब बड़े स्तर पर किया था। और इसमें जो नेता प्रतिपक्ष है वो और जो जितने भी रायबरेली के नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो दिशा की मीटिंग में बैठते हैं, वो उनको मनाने गए थे और दिनेश प्रताप सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो भी गए थे और उनके कहने पे गांव वालों ने वोटिंग नहीं करी। उसके बाद डीएम गई, डीएम के कहने पे वोटिंग नहीं हुई, एडीएम प्रशासन गए, एडीएम प्रशासन के कहने पे वोटिंग नहीं हुई। फिर ओवरऑल कांग्रेसी जाते हैं, राहुल गांधी को लेकर जाया जाता है, राहुल गांधी वहां पे जाते हैं और बात होती है उस रोड की। 25 सालों से वहां के रोडों की इतनी बुरी हालत है और राहुल गांधी इस बार तीसरी दिशा बैठक करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने ही नहीं, रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर ने भी वादा किया था और लिखित में दिया था ग्रामीण वासियों को कि ये जो है रोड बन जाएगी। उसके बाद वोटिंग की गई, वोटिंग के बाद जो ये सारी चीजें थी, उसके बाद तय हुआ कि अब वोटिंग होगी और वोटिंग का समय निकल गया। आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम शासन से लिया गया मैनूपुर ग्राम सभा लोगों को वोटिंग करने के लिए। और उसके बाद भी अभी 4 दिन पहले IBC 24 के पास एक कॉल आता है, रिपोर्टर वहां जाता है ऑन ग्राउंड और सबसे बड़ी चीज, वहां पर ग्राम वालों ने, पूरे ग्रामीणों ने मिलकर के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया है। और सोचिए, मतलब वोट लेने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष हो या नेता पक्ष हो, मैं किसी के उसमें नहीं, IBC 24 किसी की वो नहीं करता, लेकिन आपने वोट लिया, वोट किसको गया किसको नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन मताधिकार कराया, शासन ने कराया, प्रशासन ने कराया, नेताओं ने कराया, उनका जो मताधिकार था उन्होंने किया, ठीक है। और उसके बाद भी वो रोड आज दिन तक नहीं बनी। अखंड, ये तीसरी दिशा बैठक ऐसी है जिसमें KL शर्मा भी रहते हैं, जो बगल के अमेठी के सांसद हैं, राहुल गांधी रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष रहते हैं, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों रहता है, जिलाधिकारी, SP, मतलब तमाम तरीके के जितने जो आला अधिकारी जिले के हैं वो, और पक्ष विपक्ष नेता और नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने वोट डलवाया, उसके साथ ये सारी चीजें हुई, तब भी जो है लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और परसों मतलब कल राहुल गांधी पहुंचेंगे और 11 तारीख को दिशा की बैठक, तीसरी दिशा की बैठक राहुल गांधी के नेतृत्व में ये होने जा रही है। जी सर, बड़ी शर्म की बात है उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, या फिर तमाम जो अधिकारी हैं, आश्वासन देने के बाद भी अगर वहां के हालात सुधरे ही नहीं, वक्त इतना हो चुका है इलेक्शन को, उसके बावजूद अगर हालात में कोई बदलाव नहीं आया तो शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लोगों को समझाया था, जिनको मनाया था, जिनको समझाने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और लोगों की बातों पर विश्वास करके अगर अपने अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया, किस पर विश्वास करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और यही इंद्रवीर ने दिखाया भी है रिपोर्टर ऑन कॉल की पूरी खबर में कि किस तरीके से लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। मतलब इस देश के लोगों को क्या हो गया है? इस देश के नेताओं को क्या केवल वोट चाहिए? क्या जनता केवल वोट बैंक है? जनता को विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उससे पहले सड़क बन जाएगी, लेकिन कोई पूरा का पूरा ग्राम धरने पर बैठ जाएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, मतदान का बहिष्कार करेगा। अधिकारी समझाएंगे, जनप्रतिनिधि समझाएंगे, उनके आश्वासन के बाद भी अगर रोड नहीं बन पाएगी
और ये तीसरी जितनी भी दिशा मीटिंग होने जा रही है, तो इस मीटिंग का फायदा एग्जैक्टली क्या मैं है? यही कह रहा था, मैंने इसीलिए आपको इशारा किया था। इस एग्जैक्टली मीटिंग का फायदा सबसे क्या है बड़ा इंद्र पॉइंट जी? कि विकास, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली कि विकास कार्यों, जी अकट, एक विकास कार्यों की जिस तरीके से दिशा मीटिंग होती है और ये पूरे प्रदेश में होती है, और उन विकास कार्यों की तीसरी मीटिंग नेता प्रतिपक्ष के सांसद बनने के बाद रायबरेली से, ये विकास कार्यों, कैसा विकास कार्यों का जायजा लेने आ रहे हैं आप? कैसे विकास कार्यों के जायजा ले रहे हैं आप? मैनूपुर जैसे लोगों को छला है आपने, ये विकास कार्यों की आप दिशा मीटिंग लेने आते हैं? ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रायबरेली को? ये रायबरेली जहां पे शायद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग इलाज नहीं करा पा रहे, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, 100 नंबर नहीं जा पा रही है, ये विकास कार्यों की जायजा लेने आ रहे हैं आप? आपको फिर एक मैं फिर बहुत आप ज्यादा तो एक नहीं लाइन कहूंगा। जोड़ दे, जी जी इसके बाद आप बोलिएगा। जी, ये दिशा नहीं है, दिशाहीन मीटिंग है, इसका नाम दे दीजिए। अगर एग्जैक्टली दिशाहीन मीटिंग, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली। आपको सही बता दूं, कोई भी हो इस मीटिंग में, अगर उसकी दिशा ही नहीं सही है, तो किस बात की दिशा मीटिंग कर रहे हैं? कि अगर विकास कार्यों के लिए इतना लोगों को इंतजार करना पड़ता है, इतने लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ता है, तो केवल जनता को गुमराह, जनता को बेईमान अगर समझ रखा है, अगर खुद बेईमान है आप, तो जनता के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दीजिए। कम से कम उनको मतदान आश्वासन, झूठा आश्वासन तो मत दीजिए। दिशाहीन मीटिंग का नाम रख लीजिए, उसका कोई दिशा मीटिंग मत रखिए। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा। नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये दिशा की मीटिंग जैसे तीसरी बार है, और इसको सही कह रहे हैं, टैगलाइन देनी चाहिए दिशाहीन मीटिंग, क्योंकि जिस तरीके से आपने छला है मैनूपुर के गांव के लोगों को, वहां के लोगों को, वहां के जनताओं को, भोली भाली जनताओं को, जिन्होंने वोट बहिष्कार किया था, और वोट बहिष्कार करना उनका अपना जो है मत था, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट किस लिए करेगा कोई? हम सपोर्ट नहीं करते कि वोट का बहिष्कार करिए। आईबीसी 24 हैज नॉट सपोर्टेड ऑफ द कि आप जाके उसको वोट बहिष्कार करिए। लोक तंत्र में वोटिंग करना अनिवार्य है अपने हक के लिए, लेकिन अपना हक ही जब नहीं मिलेगा तो क्यों लोग वोट करने जाएंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है। फिर भी यही दिक्कत है ना कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि जनता को छला ही जाता है। और इतने वर्ष, 25 साल की आप बात कर रहे हैं, और कई वर्षों तक एक पार्टी ने इस देश पे शासन किया है, और मौजूदा पार्टी भी अगर उस वहां के लोगों का विकास नहीं कर पा रही है, मौजूदा सरकार भी नहीं कर पा रही, कोई भी सरकार हो, सवाल उठेंगे और बिल्कुल उठेंगे कि दिशा मीटिंग की जगह आप इसे दिशाहीन मीटिंग जरूर करिए। बिल्कुल कहेंगे, कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर विकास कार्य होने में इतना वक्त लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं, तो आप लोग क्या करते होंगे समझ से परे है। न जाने जनता की इस मोटी कमाई, गाढ़ी कमाई, टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और जनता जब अपना गुस्सा जाहिर करती है, बहिष्कार की बातें करती है, तो बड़े से बड़े लोग वहां पहुंच जाते हैं जनता को मनाने के लिए। और जब जनता मान जाती है, रूठी हुई जनता जब मान जाती है, तो फिर उसके बाद उनको छलने का काम किया जाए। बिल्कुल सही शब्द आपने बोला है, छलने का काम किया जाता है। और ऐसे ही जनता को छलते चले आए ये नेता। और राजनेता केवल राज करने के लिए बने हैं, राजतंत्र के लिए बने हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। इन्हें केवल और केवल अपने से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। बिल्कुल भी कहने में गुरेज नहीं है। इन नेताओं को और उनके साथ उन अधिकारियों को भी, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि कम से कम उस देश का, प्रदेश का और जिले का विकास करें, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। दिशा मीटिंग दिशाहीन पूरी तरीके से नजर आ रही है। फिर देखते हैं इस दिशा में कौन, इस दिशा की मीटिंग में कौन सी नई दिशा दिखाई जाएगी, या फिर दिशाहीन मीटिंग की जो दिशा मीटिंग के नाम पर दिशाहीन मीटिंग जो चलेगी, वो एक बार केवल खाना के रूप में नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ऐसी खबरें आप दिखाते हैं और जो आईबीसी के दर्शक देख करके समझ पाते हैं कि सोचिए, जिस जिले का नेता प्रतिपक्ष हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो, जहां के मंत्री हो, वहां पर अगर इस तरीके से दिशा मीटिंग में दिशाहीन पूरी तरीके से जो नजर आ रही है, कोई दिखाई नहीं है, तो अपने आप में समझ लीजिए कि और लोगों और जगहों का क्या हाल होगा, इस देश का क्या हाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है और इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि मात्र 26 दिन रह गए हैं दशहरा, और प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक भरत मिलाप, और ये भरत मिलाप आज से नहीं, आजादी के पहले से चलता चला आ रहा है। और काफी प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक, और लखनऊ के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव से लेकर के डीजीपी और चाहे मुख्यमंत्री हो, नजर इस पे बनी रहती है, क्योंकि हर एक छोटी कमियां देखी जाती है। भरत मिलाप बहुत जगह होते हैं, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक भरत मिलाप और एक दिन का भरत मिलाप होता है तो काफी नजरें टिकी होती हैं, क्योंकि 1992-93 में देखा गया था कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के दौरान उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से भी और सेंसिटिव एरिया भरत मिलाप बन जाता है। अब आते हैं मुद्दा ये है कि भरत मिलाप मात्र 26 दिन शेष रह गए हैं। आज से गिनती के मात्र 4 तारीख को भरत मिलाप होना है।
और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा हुआ है कि जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तो वो प्रतापगढ़ होकर के ही गुजरे थे। और वनवा और जब ऐसा रामायण में भी प्रस्तुत किया गया है कि जब भरत जी से उनका मिलाप होता है तो प्रतापगढ़ के चौक घंटा घर पे ही मिलाप हुआ था। तो ये बहुत ही पौराणिक स्थल है। दूसरी चीज की तैयारियों को लेकर के आज प्रतापगढ़ की नगर पालिका में बैठक चल रही है, हंगामा हुआ है। हंगामा किस चीज के लिए हुआ है? सभासदों ने एक तरीके से कहा है कि भारत मिलाप आ रहा है, दशहरे आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, स्ट्रीट लाइटों को चेंज किया जाए। जो अभी 4 लेन का काम हो रहा है, हम लोगों का जो मेला है वो एक ऐतिहासिक मेला होता है, तो अभी 4 लेन का काम बंद किया जाए। और क्योंकि अगर 4 लेन का काम होगा तो हम लोगों का मेला जो है अच्छे रूप से नहीं हो पाएगा। रामलीला ने भी एक तरीके से डीएम को प्रस्ताव दिया है कि अभी थोड़े दिनों के लिए आप काम करिए, काम करने से कोई गुरेज नहीं कर रहा है। रामलीला कमेटी ने साफ तौर पे कहा है कि काम करने से मना नहीं किया जा रहा है, बट जो फैलाया जाता है, जो मिट्टियां निकलती हैं, जो उनके कंक्रीट्स आते हैं, गिरते हैं, उनको थोड़ा सा अभी उसके लिए रोक दिया जाए। आप अन्य जगहों पे काम किया जाए। जो रूट्स है, दलों के रूट्स है, उनको उनको देखते हुए सबसे बड़ी चीज होती है कि बिजली को लेकर के होती है, सड़कों को लेकर के होती है। सबसे कठिन काम यही होता है और यह हर बार देखा जाता है कि शासन की ओर से बड़ी लापरवाही की जाती है। जब मेला मेला एकदम नजदीक होने लगता है तब इनकी लाइटिंग का काम शुरू होता है। जब दीपावली आती है तब लोग अपने घरों में झालर जलाते हैं कि अब मेरा घर रात में जगमगाएगा, तब इन लोगों की लाइटिंग का काम शुरू होता है। बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही होती है। उसके बाद होता है पीडब्ल्यूडी और एनएचआई का काम। हर बार लिखित दिया जाता है, यहाँ तक कि डीएम पिछली बार फटकार लगाए थे, संजीव रंजन थे, उन्होंने फटकार लगाई थी। मात्र एक दिन पहले, भरत मिलाप के एक दिन पहले रातों रात सड़क को तैयार कराया गया। सोचिए, जो रूट्स होते हैं रामदल के रूट से, उस उन रूट्स को बनाने के लिए एक हफ्ते पहले ही रामलीला और कुछ मीडिया कर्मी, जिसमें मैं भी था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं था, ये कहा गया कि यहाँ से रामदल नहीं निकल पाएगा। आप निवेदन है कि इसको डामल या किसी तरीके से कर दीजिए, गिट्टी पे नहीं निकल पाएगा। लेकिन केवल गिट्टी को रोलर से दबा दिया गया था। काफी पिछली बार देखा गया था कि काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन रामलीला कमेटी देखिए कोई भी विरोध नहीं करती है, सीधे कहती है कि हम अपना रूट चेंज कर देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा, अभी तक कोई ऐसी तैयारियां नहीं दिखी है। आज नगर पालिका में हंगामा हुआ है। साफ तौर पे कहा गया है कि जो बिजली के तार के जंजाल हैं उन्हें दूर किया जाए। और दूसरी चीज कि सड़कों की मरम्मत तेजी से की जाए। जिस तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है, अतिक्रमण को एक जगह से दूसरे जगह जो है उनको केंद्रित किया जाए। साथ साथ पे जो ठेले वाले हैं उनको परेशान ना किया जाए कि अतिक्रमण के नाम पे उनके ठेले को जब्त कर लिया जाए। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान मत किया जाए, उस अतिक्रमण को कहीं और शिफ्ट किया जाए। ये बहुत सारी मांगों को लेकर के अभी बैठक नगर पालिका में चल रही है। और खास तौर पे जो सभासदों की मांग है वो मेले को लेकर के है, क्योंकि ऐतिहासिक मेला होता है। दूर दूर से लोग, मैं बात करूंगा, बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ से। और कुछ होते हैं जो बाहर वर्क करते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, सिर्फ वो अब दीपावली पे भी नहीं आते, लेकिन ऐतिहासिक भरत मिलाई को देखने, लाइटिंग को देखने और राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि सुबह 5 बजे मिलाप होता है, पूरी रात भरत मिलाप चलता है। तो आज का जो बैठक चल रही है वो सिर्फ और नगर पालिका की इसी चीज को लेकर चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम को डीएम शिव सहाय अवस्थी भरत मिलाप को लेकर के और खास तौर पर दशहरा और भरत मिलाप और दीपावली को लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, एसडीएम के ऑफिस से एसडीएम को बुलाए गए हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है कि आज शाम को बैठक होगी और एक निर्णय लिया जाएगा कि एक शेड्यूल दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर ये काम होने चाहिए। क्योंकि एनएचआई का 4 लेन का भी काम चल रहा है, वो नाले की खुदाई का काम शुरू किए हुए हैं, तो उस पर भी एक चर्चा की जा सकती है। एक मेन ब्रिज पड़ता है, साईं बेला देवी पुल उसे कहा जाता है, क्योंकि एक ही पुल है। अगर आपको शहर आना है तो एक ही पुल है। उस पुल पे अगर आपको शहर आने के लिए उस पे भी काम चल रहा है, तो उसके लिए भी एक बड़ा फैसला आज प्रतापगढ़ के डीएम ले सकते हैं। अखंड।
ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी दिक्कत है प्रतापगढ़ में कुछ अलग स्टाइल से चलता है क्या ये? मतलब जिले के हिसाब से चलता है या प्रदेश के हिसाब से चलता है? क्या सिस्टम क्या है प्रतापगढ़ का? हम खुद समझ में नहीं पाते कि प्रतापगढ़ कौन से हिसाब से चलता है। सबसे बड़ी बात है, जब इस तरीके के ऐतिहासिक पल होते हैं, ऐतिहासिक क्षण होते हैं, ऐतिहासिक दिन होते हैं और ऐतिहासिक परंपरा है, तो उस ऐतिहासिक परंपरा के लिए क्या जिस दिन होगी उसी के अगल बगल कोई कार्य करेंगे क्या? उसके लिए पहले से पता है क्या? वो क्या कोई 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 दिन है क्या कि अचानक से आ गया है कि इस दिन होगा, या अचानक से कोई चीज जब पहले से पता है कि इस दिन आएगी आएगी या इस दिन होगी, इस महीने में होगी, तो निर्धारित समय अगर है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ दिन पूर्व ही काम क्यों शुरू होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रतापगढ़ के जो भी लोग हैं, जो भी तमाम अधिकारी लोग हैं, कम से कम उनको तो चीजों को समझना चाहिए कि अगर इस ऐतिहासिक क्षण में, जिसमें तमाम लोग शामिल होना चाहते हैं, इस ऐतिहासिक पल के कहीं ना कहीं गवाह बनना चाहते हैं, तो क्या ये अधिकारियों को तभी समझ में आता है जब ये दिन आने वाले होते हैं? क्या एकदम तभी वो एक्टिव होते हैं जब उस दिन वो कहते हैं कि वो इस तरीके का महत्वपूर्ण दिन आएगा, उस तरीके से लोग वहां इकट्ठा होंगे, तब इस सारी चीजों के लिए एक्टिव नजर आएंगे? अतिक्रमण क्या एक दिन में हो गया है? अतिक्रमण हटाने के लिए क्या आप आज ही एक्टिव होंगे? अतिक्रमण हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। और बिल्कुल है, वेंडिंग जोन बनाइए आप। वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों किसी का गरीब का ठेला आप जब्त कर लेते हैं? सवाल ये है, अगर उसको है तो उसको वेंडिंग जोन में प्रॉपर एक व्यवस्था बना करके उसको वहां पर शिफ्ट कीजिए। क्यों ऐसे ऐसी व्यवस्था होती है कि लोगों का ठेला गरीब कहीं से कर्जा लेकर के आता है, ईएमआई पे लेता है, बैंक से लोन लेकर के आता है, उसका आप ठेला जब्त कर लेते हैं, उसके ऊपर चालान काट देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो कहीं अवैध अतिक्रमण के रूप में तब्दील हो रहा है, लेकिन कहीं व्यवस्था बनाइए तो। शुरुआत से ही अगर वो अवैध अतिक्रमण पर लगाम लग जाएगी तो क्या जबरदस्ती कोई अवैध अतिक्रमण करेगा? पर एक ना एक दिन कोई ना कोई कभी कभी रूटीन में तो करते नहीं है, अचानक से एक मुहिम चलाई जाएगी, लोगों का लेके पता चला कि पूरा का पूरा जो भी उनका सामान सब लेके चले जाएंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल क्या प्रतापगढ़ के पास कोई कार्य योजना नहीं बनती क्या इनके पास? या इनके पास डेट नहीं बिल, फिक्स होती है क्या? या अधिकारी वहां पर बिल्कुल काम करने वालों को कुछ पता ही नहीं है? बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे आज धीरे धीरे 15 साल हो गए यहाँ पे पत्रकारिता करते हुए प्रतापगढ़ में। इससे पहले मैं दिल्ली में था। मैं भले ही वहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा था, दिल्ली में ही पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन जब भी मैं मैं दीपावली पे भी घर नहीं आता था। आपको बता दूं कि मैं दीपावली पे भी, रक्षाबंधन तक मैं घर नहीं आता था, लेकिन एक ऐतिहासिक भरत मिलाप, क्योंकि मेरे यार दोस्त जो रहते हैं उस दौरान सिर्फ भरत मिलाप को देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की साज सज्जा और सारे दोस्तों के एक ही जगह पे मिलना वो होता है। और साफ तौर पे परिवार भी एक साथ निकलते हैं, पूरी रात ढोल और डीजे के ताशे सुनाई देते हैं। साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैं 14 साल से पत्रकारिता यहाँ पे कर रहा हूँ। 14 सालों से मैं एक कंटिन्यू यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब भी भरत मिलाप होता है तो एक तरीके भरत मिलाप ही नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर भरत मिलाप को लेकर के नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा सीधे तौर पे दीपावली को लेकर के भी। साफ तौर पे दीपावली के एक हफ्ते पहले से ही पब्लिक को परेशानी दी जाने लगती है, लाइटिंग काटे जाने लगती है। कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर बढ़ाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्थाएं की जा रही है। मैं आपको कल दिखाऊंगा कि शहर में जो भारत चौक है, पहले चौक घंटाघर के नाम से जाना जाता था, जो चौक अब भारत चौक के नाम से जाना जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कितनी तारों के जंजाल है, किस तरीके से। फिलहाल डीएमसी सहायवस्थी आज नहीं, इससे पहले भी जब वो रोड पे निकले हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तार के जंजाल खत्म होने चाहिए, लेकिन अभी तक तार के जंजाल खत्म नहीं हुए। मैं कल रामलीला कमेटी को भी सामने लेकर आऊंगा, वो खुद वो कहेंगे, आप उनकी जुबान से सुनिएगा। हम लोग पूरी मीडिया में हर साल ये दिखाते हैं कि किस तरीके से रामलीला कमेटी को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि रोड को लेकर के जो है उनकी भी चौकियां थोड़ी सी हाइट होती हैं, जो राम चौकी बनती है, भरत चौकी बनती है, हाइट्स होती हैं, उस पे लेकर के शिवरात निकलते हैं तो शिवरात के दौरान काफी बड़े बड़े साज सज्जे किए जाते हैं, लेकिन कई दिक्कतें आती हैं, वो तार का जंजाल और दूसरा है सड़कों का मार्ग। ये दो चीजों से पूरे प्रतापगढ़ वासियों को और खास तौर पे रामलीला कमेटी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। पिछली बार देखा गया था कि राम चौकी का एक तरीके से रोड इतनी खराबे थी, गड्ढे इतने थे कि चक्का निकल गया था, सोचिए। फिर उसके बाद राम जी को दूसरे दल पे शिफ्ट करना पड़ा था, जो कि लाखों के रुपए से वो उस पूरे साज सज्जा को तैयार किया गया था। लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें कई लाइटिंग लगाई गई थी, तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए उसमें खर्चा किया गया था। उस चौकी को वहां छोड़ना पड़ा था। रामलीला कमेटी को काफी दर्द हुआ था इस चीज को लेकर के कि इतनी मेहनत हम लोगों ने की, और पूरे शहर, क्योंकि 10 किलोमीटर की रेंज में पूरा शहर आता है, पूरे शहर में ये चौकी घुमाई जाती है। फिर उसके बाद जो है
भरत चौक लेके आया जाता। तो ये एक दर्द रहता है रामलीला कमेटी को। लेकिन आपको मैं कल दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। अब ये देखने वाली बात हो कि जो आज श्री सहाय अवस्थी और जो अभी नगर पालिका में वार्डों की बैठक चल रही है, उसमें भरत मिलाप को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। और श्री सहाय अवस्थी जो शाम को बैठक करने वाले हैं, इन दोनों बैठकों में क्या निर्णय लिया जाता है, और खास तौर पे नवरात्र और दशहरा, भरत मिलाप, धनतेरस, दीपावली, क्योंकि अब ये एक तरीके से पितर पक्ष जैसे ही खत्म होगा, नवरात्र का समय आएगा और त्योहारों का साथ साथ शादी विवाहों का भी समय शुरू हो जाएगा, और भीड़ अब वैसे भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक तरीके से ठंडी आएगी, ठंडी के समय छुट्टियां भी पड़ती हैं, लोग अपने घर में भी आएंगे। और अभी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि 4 लेन बन रहा है, 4 लेन को लेकर के रामलीला कमेटी काफी परेशान लग रही है। उन्होंने लिखित दिया है और शहरवासी भी थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं कि अगर काम शुरू हो तो वन साइडेड शुरू हो, दिक्कतों का सामना किसी को ना करना पड़े। और यही चीज आज नगर पालिका की बैठक में भी चल रहा है। अखंड। अब देखिए बिल्कुल मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञानेंद्र सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ये तारों का जो माया जाल है ना, ये कोई एक दिन का नहीं है या कुछ महीने का नहीं है। जब अब तक नहीं हट पाए तो इस पर क्या वो एक्शन ले पाएंगे, मुझ समझ से परे है। दूसरी चीज, रोड की बात की जा रही है तो बरसात से तो वैसे भी जब राजधानी लखनऊ की सड़कें बेहाल हैं, तो प्रतापगढ़ की सड़कों का तो और बुरा हाल होगा। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहेंगे कि उनको कम से कम समस्या ना हो, रामलीला कमेटी भी चाहेगी उनको समस्या ना हो। बिल्कुल उनके प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए और कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, और जो भी पैरेलल हो, क्योंकि देखिए बिना सड़कों की भी व्यवस्था होगी तो कम से कम इसका कोई पैरेलल कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप जागेंगे ही लेट से तो शायद आपका दिन निकल जाएगा, और आप जाग ही बड़े लेट से रहे हैं। अब कितनी जल्दी आप उसको सही कर पाते हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए ये बात की बात है, लेकिन अब बहुत लेट आए हैं। अब लेट आए हैं तो कितना जल्दी इसको सही कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज जो बैठक होगी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें क्या निकल करके सामने आता है। क्या जो मकर जाल है, माया जाल है, या फिर कहे बहुत बड़ा जंजाल है तारों का, सड़कों का, उसको लेकर के जिलाधिकारी किस तरीके से इस बैठक में निर्णय ले पाते हैं, उसको कहीं कैसे सही कर पाते हैं। क्योंकि अगर रामलीला कमेटी हो या तमाम जो वहां के प्रतापगढ़ के लोग हों, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल होता है जो भरत मिलाप की आप बात कर रहे हैं, और सबको इस बारे में जानकारी उत्सुकता होती है, लोग देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं। और अगर उसमें कहीं ना कहीं अव्यवस्था होगी तो लोगों को दिक्कतें होंगी, और बड़ी तादाद में प्रतापगढ़ में लोग पहुंचते हैं, बहुत बड़ा ये एक त्योहार एक होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको सही तरीके से सबकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और जो विकास का कार्य है वो भी ना रुके, उसके लिए कोई ना कोई निर्णय और कोई ना कोई एक प्लान जरूर बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कल आइएगा, लाइव फुटेज के साथ दिखाइएगा कि जो प्रतापगढ़ में जो आपने आज खबरें बताई हैं कि इसको लेकर के इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और स्थितियां क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर है उद्यमियों के लिए, निवेशकों के लिए, और प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए नजूल की भूमि और शत्रु संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। यूपी सीडा और विकास प्राधिकरणों को ये संपत्ति दी जाएगी कि कहीं ना कहीं निवेशकों को जो दिक्कतें होती है जमीन को लेकर के उसे दूर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जो नजूल की भूमि है या शत्रु संपत्ति है, बड़ी तादाद में उसे डीएम से इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है तमाम जगहों से, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर बनाई है सीएम योगी ने कि कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनको किसी तरीके के जमीन को लेकर दिक्कत ना हो। अब इस पर फैसला होगा कि नजूल की जो भूमि है, जो शत्रु संपत्ति है, वो निवेशकों को दिया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बाजार है, निवेशक है, उद्यमी है, वो आकर के अपना उद्यम करें और बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिल सके। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के लिए और कहीं ना कहीं उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटी हुई है, और इसी को लेकर के ये फैसला कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो, ऐसा सोचना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का। अब देखने वाली बात होगी कि जल्द से जल्द या कब तक इस पर अमल होता है और कब से उद्यमियों को, निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।